प्रिय प्रशिक्षुओं, आज के इस ऑनलाइन शिक्षा सत्र में आप लोगों का स्वागत है। आज का सत्र डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र के लिए है और इसमें आज का प्रकरण है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षक एवं शिक्षण विधियाँ। इससे पूर्व में आप प्रकृतिवाद की परिभाषाएं, विशेषताएं, उसके रूप, प्रकृतिवाद और शिक्षा तथा शिक्षा के उद्देश्यों का अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए आज प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षा विधियाँ, अनुशासन, विद्यालय आदि के बारे में चर्चा करते हैं। प्रकृतिवाद एवं पाठ्यक्रम। वास्तव में यह देखा जाए तो प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम का संगठन अपने ही ढंग से करते हैं और मानते हैं कि बालक की प्रकृति, प्राकृतिक रुचि, योग्यता, अनुभव व स्वाभाविक क्रियाओं के आधार पर ही पाठ्यक्रम का संगठन किया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम में वह विषय रखे जाने चाहिए जो बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप हों। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रकृतिवाद के पाठ्यक्रम को निश्चित करने के उद्देश्य से स्पेंसर ने 5 उद्देश्य निर्धारित किए, जिनमें पहली चीज रखी गई है आत्मरक्षा। और इस आत्मरक्षा को परिपुष्ट करने के लिए इन्होंने पाठ्यक्रम में शरीर विज्ञान को शामिल करने का सुझाव दिया है कि शरीर विज्ञान के अध्ययन के द्वारा छात्र आत्मरक्षा करने में आत्मनिर्भर बन सकता है। इसी तरीके से दूसरा बिंदु रखा है जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति। जो भी फंडामेंटल नीड्स हैं व्यक्ति की, उनको पूरा करने के लिए व्यक्ति को पाठ्यक्रम के अंतर्गत रोजगार हेतु गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जैविकी विज्ञान आदि का अध्ययन किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सके। तीसरा है संतति पालन। संतति पालन के लिए पाठ्यक्रम में शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान, इन 2 विषयों को शामिल करने के लिए स्पेंसर ने कहा है। ठीक इसी तरीके से चौथा उद्देश्य निर्धारित किया है सामाजिक और राजनीतिक संबंधों का निर्वाह। इन राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का निर्वाह करने के लिए व्यक्ति को अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम में सामाजिक के जितने भी विषय हैं सभी को सम्मिलित किया जाना चाहिए, ऐसा कहा है। और 5वां है आपका अवकाश का सदुपयोग। इसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है उसमें जो अन्य बचे हुए विषय हैं जिनमें आपका साहित्य है, संगीत है, ललित कला है, भौतिक विज्ञान है और जो भी विषय हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल किए जाना चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने जो अवकाश का समय है, लेजर टाइम है, उसको ठीक से प्रयोग कर सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्पेंसर ने जो प्रकृतिवादी विचारधारा के सिद्धांत दिए हैं वो पाठ्यक्रम का जो निर्माण है उसको बालक का ही आधार मानते हैं। बालक को केंद्र बिंदु में रखकर ही पाठ्यक्रम निर्धारण की बात करते हैं और इसके लिए ये कहते हैं कि जो विज्ञान विषय हैं उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, पाठ्यक्रम व्यवहारिक और जीवन उपयोगी हो और पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित हो। तो इस तरीके से स्पेंसर ने ये 5 उद्देश्य निर्धारित किए हैं। और दूसरे रूसो, जिन्होंने पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए या प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए उसका भी इन्होंने निर्धारण किया है, जिसमें हम देखेंगे कि रूसो ने 3 अवस्थाएं निर्धारित की हैं पाठ्यक्रम के अनुसार।
पहली अवस्था है आपकी शैशवावस्था। इस शैशवावस्था में, या इसको इन्फेंसी भी बोलते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आप इनका विस्तृत अध्ययन कर ही चुके हैं। तो शैशवावस्था के लिए जो रूसो ने पाठ्यक्रम निर्धारित किया है वो यह है कि प्रकृति की गोद ही बालक का वास्तविक पाठ्यक्रम है। कोई औपचारिक पाठ्यक्रम संगठित न किया जाए, बालक को केवल प्रकृति की गोद में छोड़ दिया जाए और पूरी शैशवावस्था वो प्रकृति के सानिध्य में ही रहे। दूसरी अवस्था बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। इसके लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है वो ज्ञानेंद्रियों के विकास पर बल। जो भी व्यक्ति, बच्चे की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों को ट्रेंड करना और उनके विकास पर बल देना। दूसरा, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, कि सिखाने के लिए बच्चे को केवल प्रकृति की ही गोद में रखा जाए, पुस्तकीय ज्ञान न सिखाया जाए। और पाठ्यक्रम में तैरना, खेलना, दौड़ना, कूदना आदि को सम्मिलित किया जाए। ये बाल्यावस्था के लिए रूसो के द्वारा निर्धारित किया गया पाठ्यक्रम। ठीक इसी तरीके से किशोरावस्था, जो कि प्रौढ़ावस्था से पहले की स्थिति है, एडोलसेंस, इसके लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है वो इस प्रकार है कि पाठ्यक्रम द्वारा जिज्ञासु प्रवृत्ति को संतुष्ट किया जाए। जो भी क्यूरियोसिटी या जो भी प्रश्न है बच्चे के, उनको शांत किया जाए और पाठ्यक्रम में प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन निहित किया जाए। जितने भी प्राकृतिक विज्ञान है उनको शामिल किया जाए। पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, साहित्य, संगीत व हस्तकलाओं को रखा जाए। सामाजिक विषयों के अध्ययन द्वारा बालक में सामाजिक भावना का विकास किया जाए। और अंत में नैतिक शिक्षा द्वारा बालक को संवेग पर नियंत्रण रखना सिखाया जाए। तो इस तरीके से प्रकृतिवाद के पाठ्यक्रम की जो मुख्य चीज़ है वो बाल्य केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है, और जिसके माध्यम से बालक अपना सांस्कृतिक विकास कर सके और आगे बढ़ सके। प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियाँ। प्रकृतिवाद के अनुसार कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं वो देखते हैं। प्रकृतिवाद शिक्षा विधियों के परंपरागत प्रारूप की आलोचना करता है और इस विचार को मान्यता देता है कि शिक्षण विधियों में नित्य नवीन परिवर्तन होना चाहिए। रूसो ने कहा है कि अपने शिक्षार्थी को कोई भी शाब्दिक पाठ न पढ़ाया जाए, वरन उसे अनुभव के द्वारा सीखने का अवसर प्रदान किया जाए। प्रकृतिवाद का केंद्र बिंदु छात्र है। इस कारण वह यह मानते हैं कि जिन विधियों के द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाए वह छात्र के व्यवहार को उन्मुखीकरण के लिए प्रयोग करने वाली होनी चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने 3 सिद्धांतों का वर्णन किया है, जिसमें पहला है आपका विकास या उन्नति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ। दूसरा, छात्र क्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पीपल एक्टिविटी। और तीसरा, वैयक्तिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। तो इस तरीके से ये 3 सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किए हैं, और तीनों सिद्धांत बच्चे की जो पर्सनालिटी है उसके विकास के लिए आवश्यक माने गए हैं। तो इन सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा बालक के लिए संचालित की जाने वाली एक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य बालक का स्वाभाविक रूप से विकास करना है। अतः शिक्षा के द्वारा बालक की प्राकृतिक वृद्धि होनी चाहिए और शिक्षण प्रक्रिया व बालक के अनुभवों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। प्रकृतिवाद के अनुसार जो शिक्षण विधियां हैं उनका उद्देश्य बालक में शिक्षण के प्रति रुचि जागृत करना होना चाहिए, क्योंकि जब तक बालक किसी चीज़ में रुचि नहीं लेगा तब तक वह शारीरिक व मानसिक रूप से किसी बात की भी सीखने हेतु तत्पर नहीं होगा। इसी कारण
इन्होंने जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए थॉर्नडाइक, जिनके जो सीखने के नियम हैं, जैसा आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, तो उन सबको शामिल करने के लिए इन्होंने वकालत की है। जैसे शिक्षण विधि में अभिप्रेरणा का सिद्धांत, लॉ ऑफ मोटिवेशन, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस को सम्मिलित करने की बात कही है। और ये मानते हैं कि बालक किन्हीं अन्य के प्रयासों द्वारा नहीं सीखता, अपितु तो वह स्वयं अपनी आत्मक्रिया के द्वारा सीखता है और स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित ज्ञान ही वास्तविक और चिर स्थायी होता है। और प्रकृतिवाद यह भी मानता है कि जो शिक्षण विधियां हैं वो इस विचार को ध्यान में रखते हुए अपनाई जानी चाहिए कि बालक को अपने व्यक्तित्व के दोनों पक्षों को, मानसिक और शारीरिक को ध्यान में रखकर विकास करना चाहिए, जिसमें कि किसी की भी उपेक्षा न हो सके। और जो प्रकृतिवाद है वो नकारात्मक शिक्षा से कहने का मतलब इसका आशय ये है कि शिक्षा हमें सत्यता व पुण्य का पाठ नहीं पढ़ाए, वरन हमें असत्यता व पाप से दूर रखना सिखाए। अर्थात नकारात्मक शिक्षा का गुण आरोपित नहीं करते, वरन अवगुणों से बचाते। तो इस तरीके से जो ये शिक्षा प्रणाली है प्रकृतिवाद की, ये हमारा जो मार्ग प्रशस्त करती है वो अवगुणों से दूर रखने के लिए करती है। और प्रकृतिवाद इस विधि को जो आगमनात्मक या ह्यूरिस्टिक विधि को भी अपनाने की बात करता है, जिससे कि बालक को प्रत्यक्ष रूप से सीखने के अवसर मिले और छात्र अन्वेषक या आविष्कार की भूमिका अदा कर सके। तो इसी के साथ जो शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं वो प्रकृतिवाद के अनुसार 3 हैं, जिनके माध्यम से कि शिक्षण करवाया जाना चाहिए। पहला ये है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। प्रकृतिवाद यह मानता है कि शिक्षण को सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक होना चाहिए और बालक जो ज्ञान व्यवहारिक रूप में अर्जित करेगा वह स्थायी होता है। इसी तरीके से जो दूसरी विधि है शिक्षण की वो है स्वानुभव से सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। जो प्रकृतिवाद का मेन सिद्धांत है वो लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, या जिसको चॉक एंड टॉक की विधि से भी अभिहित किया जाता है। और जो प्रकृतिवाद है उसके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में बालक की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। इस विचार के आधार पर विभिन्न शिक्षण विधियों का आविष्कार हुआ है, जिनमें आपकी डाल्टन विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, मॉन्टेसरी विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, निरीक्षण है, प्रयोगशाला विधि है आदि। ये सारी विधियां लर्निंग बाय एक्सपीरियंस के आधार पर निर्धारित की गई। तीसरी है आपकी खेल द्वारा सीखना। खेल द्वारा सीखना प्रकृतिवाद की एक उचित विधि है। फ्रॉवेल, रोस आदि शिक्षा शास्त्रियों ने इसे महत्वपूर्ण विधि माना है। उनका विचार है कि खेल द्वारा बालक विभिन्न क्षमताओं को प्राप्त करता है और साथ ही खेल की ओर बालक का स्वाभाविक रुझान भी होता है। खेल बालक को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराते हुए उनमें आनंद की प्रवृत्ति का विकास और सृजनात्मकता की अभिवृद्धि करते हैं। प्रकृतिवाद बालक की स्वतंत्रता को महत्व देता है, अतः वह खेल विधि को व्यक्तिगत रूप से अपनाने की बात करता है। आगे प्रकृतिवाद और अनुशासन, नेचुरलिज्म एंड डिसिप्लिन। प्रकृतिवाद अनुशासन के संबंध में कई विचार प्रस्तुत करता है, जिनमें मुख्य हैं अनुशासन का मुक्तयात्मक स्वरूप, फ्री डिसिप्लिन होना चाहिए। और प्रकृतिवाद ये कहता है कि बालक के ऊपर अनावश्यक दबाव हेतु अनुशासन नहीं बनाना चाहिए। और
अनुशासन हेतु बालक को यह अनुभूत करवानी चाहिए कि अपने व्यवहार का नियंता व नियामक बालक स्वयं है, न कि समाज या विद्यालय। अतः अनुशासन आंतरिक व स्वप्रेरणा पर आधारित होना चाहिए। कहने का मतलब बच्चे के ऊपर जो अनुशासन है वो थोपा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसे इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि वह स्व अनुशासन बनाने में सक्षम हो सके। जो प्रसिद्ध प्रगतिवादी दार्शनिक है स्पेंसर, उन्होंने शिक्षा में अनुशासन की समस्या का समाधान आनंद व दुख के सिद्धांत के आधार पर किया है। उनके अनुसार अनुशासन स्थापना का सबसे उपयुक्त साधन प्राकृतिक दंड है। और स्पेंसर ये मानते हैं और रूसो ने भी जो विचार प्रस्तुत किए हैं उनके अनुसार स्पेंसर कहते हैं कि उनके अनुसार प्राकृतिक साधनों द्वारा अनुशासन लाने का प्रयास होना चाहिए और उन्होंने स्वाभाविक परिमाणों द्वारा अनुशासन का प्रतिपादन किया है। तो डिसिप्लिन बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के माध्यम से ही अनुशासन होना चाहिए। इसके बाद प्रकृतिवाद और शिक्षक, नेचुरलिज्म एंड टीचर। जैसा कि आपको पूर्व में ही बता दिया गया है कि प्रकृतिवाद अपनी व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक को कोई स्थान नहीं देता है। जो प्रकृतिवादी हैं वो यह मानते हैं कि अध्यापक का जो स्थान है वो बियॉन्ड द कर्टेन, पर्दे के पीछे होता है, और वह मंच की व्यवस्था करने वाला अर्थात बालक के उचित विकास हेतु वातावरण की रचना करने वाला होता है और उस वातावरण में विकसित होने हेतु बालक को स्वतंत्र छोड़ देना है और आवश्यकता अनुसार बालक का सहयोग करना है। और आदर्शवाद ये भी मानता है कि अध्यापक को एक निरीक्षणकर्ता ऑब्जर्वर होना चाहिए, जिसका कार्य बालक के स्वाभाविक विकास का निरीक्षण करना और उसके विकास हेतु उचित सुविधाएं उपलब्ध कराना है। और प्रकृतिवाद ये भी मानता है कि अध्यापक का उत्तरदायित्व तो सिर्फ बालक की प्रकृति को समझना है, नो द पीपल। इस संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि अध्यापक का यह उत्तरदायित्व है कि वह बालक को स्वयं में आत्मसात करे, क्योंकि जिस बालक को हमें पढ़ाना है उस बालक को समझे बगैर हम उसको कुछ भी सिखाने में समर्थ नहीं हो सकते। आगे है प्रकृतिवाद और विद्यालय। प्रकृतिवाद विद्यालय के औपचारिक स्वरूप एवं समय चक्र का विरोधी है। कहने का मतलब प्रकृतिवाद जो ये औपचारिक शिक्षा में प्रदान किए जाने वाले जो विद्यालय उनके भवन हैं इनका विरोध करता है और जो टाइम टेबल है उसका भी विरोध करता है। प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही विद्यालय है। यदि हम विद्यालय के स्वरूप को निश्चित कर दें तो बालक को स्वतंत्र विकास के अवसर नहीं मिलेंगे और वह हमेशा अध्यापकों के दबाव में रहेगा। इस कारण शिक्षण हेतु बालक को प्रकृति की गोद में छोड़ देना चाहिए, यही बालक का वास्तविक विद्यालय। तो इस तरीके से जैसा कि आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रकृतिवाद से प्रभावित होकर के कोलकाता में जो शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की है वो प्रकृतिवाद के अनुसार ही की गई है। और अंत में है आपका प्रकृतिवाद का मूल्यांकन। जो प्रकृतिवाद है वो स्पष्ट रूप से यह संकेत देता है कि शिक्षण प्रक्रिया में न तो कोई इकाई हो, न अध्यापक हो और न ही पाठ्यवस्तु हो, वरन केवल विद्यार्थी हो। प्रकृतिवादी विचारधारा के संबंध में हम यह कह सकते हैं कि यह गुणों से भरपूर है और न ही अवगुणों से युक्त है। अतः इसके जो कुछ गुण और दोष हैं उनका हम विवेचन करते हैं। तो इसके गुणों में हम देखेंगे कि बालक का जो अहम स्थान है प्रकृतिवाद में और बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखकर शिक्षा व्यवस्था करने की वकालत करता है। और पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वह बालक को आधार बनाकर करने की बात करता है। शिक्षण विधियों को बालक के अनुकूल निर्धारित करने की बात करता है। मुक्तयात्मक अनुशासन का समर्थन करता है, किसी भी अनुशासन को थोपने की बात नहीं करता है।
बालक के अंतर प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करने की बात करता है। अध्यापक को बालक के विकास हेतु पर्यावरण के निर्माता के रूप में स्वीकार करता है। और जो प्रकृतिवाद है उसके कुछ दोष हैं, तो उनमें प्रकृति क्या है, इसका अर्थ व निश्चित रूप निर्धारित करना मुश्किल है, क्योंकि पर्यावरण को और प्रकृति को निश्चित रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला है बालक को समाज से दूर रखना या समाज के अस्तित्व पर महत्व न देना। बिल्कुल ही अनुचित है, क्योंकि अंततोगत्वा बालक एक सामाजिक प्राणी है और उसे लौट करके इसी समाज में आना है, जबकि प्रकृतिवाद सामाजिकता और समाज को कोई महत्व नहीं देता है। अगला है शिक्षक को शिक्षा प्रक्रिया में गौण स्थान देना। ये भी अनुचित है, क्योंकि जो भी शिक्षा व्यवस्था है वो शिक्षक के निर्देशन और शिक्षक के हस्तक्षेप के बिना संचालित हो पाना मुश्किल नहीं है। और जो प्रकृतिवाद है वो नैतिक और धार्मिक मूल्यों की अवहेलना को अवांछनीय मानता है, और उसके लिए धार्मिक मूल्यों का कोई भी महत्व नहीं है। और प्रकृतिवाद का जो अंतिम अवगुण है वो ये है कि यह प्रमुख रूप से जिन शिक्षण विधियों की चर्चा करता है, शिक्षा के अन्य पक्षों में उनकी अपेक्षा नहीं हो पाती है, और जो अन्य पक्ष हैं शिक्षा के वो उपेक्षित हो जाते हैं। तो इस तरीके से आज हमने प्रकृतिवाद का अध्ययन किया, और आपका प्रकृतिवाद यहाँ समाप्त होता है। आपका कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछिए, आपके प्रश्नों का समाधान यथोचित रूप से किया जाएगा। कल के लिए आपका प्रयोजनवाद शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।